तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आशुतोष से, जो मेरा स्कूल का फ्रेंड है। लेकिन हम लोगों की स्कूल में इतनी कुछ खास दोस्ती नहीं थी, ठीक है। फिर जब कॉलेज में आए तो कॉलेज भी हम दोनों के अलग अलग थे। लेकिन क्या होता है, इंसान को कुछ समय के बाद समझ में आता है कि हमको किसी इंसान से कितना कनेक्टेड रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए। तो इसे बाद में समझ में आया कि ये मुझसे कनेक्टेड रहेगा तो ये जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर पाएगा। तो आज ये आशुतोष नेमा है। आशुतोष, सबको हाय बोल दे एक बार। हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। तो ओके, तो आशुतोष फटाफट बताओ अपने बारे में कि क्या चल रहा है आजकल, कौन हो तुम और तुम्हें लोगों को क्यों सुनना चाहिए। यार, मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ बस। लोगों को क्यों सुनना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता। शायद वो जो सवाल जो उनके हैं, जो जवाब वो ढूंढना है, शायद इस कॉन्वर्सेशन से मिल जाए। लेकिन मैं करेक्शन करना चाहूँगा तुझे कि हम लोग मिले थे, साथ में क्लोज आना चालू हुए थे यूथ सेंसेशन के टाइम से, जब तुम्हारा एक कॉलेज टाइम में तुम एक एनजीओ टाइप का कुछ चलाते थे और हम लोग उस समय ट्रू दिशा पर काम कर रहे थे, एनिमल वेलफेयर पे। ओके, हाँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो सोशल वेलफेयर ही था। सोशल वेलफेयर और वो एक कनेक्टिंग पॉइंट था कि जहाँ से हमारी बातें चालू हुई। अभी मैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के साथ प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ और उनका ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोग गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को ट्रेन करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉस के लिए। तो हमारे देश में जैसे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, ITBA एक्ट है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बच्चों की सुरक्षा और प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो इन कानूनों की उन स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग देना ताकि वो जो फाइबर है पूरे देश का चाइल्ड प्रोटेक्शन का, उसको स्ट्रेंथन कर पाए, उसको स्ट्रॉन्ग बना पाए देश में। तो ये प्राइमरी काम है। इसके पहले मैं बचपन बचाओ आंदोलन में काम करता था। वहाँ पर मैंने वॉलंटियर्स एंगेजमेंट पूरा हैंडल किया था और अभी करंटली मैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन। ओके, तो मतलब जिस हिसाब से तू भी इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है। तो कभी मुझे नहीं लगता, मतलब जब मैं तेरे से मिला था, कि तूने इस बारे में सोचा होगा कि मतलब तेरा फ्यूचर भी इन सब चीजों में। तो ये थोड़ा सा बता कि इसमें एंटर कैसे हो गया तू। इनफैक्ट बहुत ही ताज्जुब की बात है मेरे लिए भी। हम लोग 16 में पास आउट हो गए थे, हम सभी दोनों। तो मैं CTI से थे, मैं ट्रूबा से था। तो वहाँ से पास आउट होने के बाद मैंने 1 साल भोपाल में एज अ सिविल इंजीनियर नौकरी करी है प्रॉपर। अच्छा। हाँ, तो हम लोग गवर्नमेंट कंसल्टेंट्स थे और हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट को और हाउसिंग बोर्ड को कंसल्ट करते थे। मतलब आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाते थे और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाते थे। DPR बोलते हैं उसको, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। बट 1 साल में समझ में आया कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। इवेंचुअली वो जो सोशल वर्क वाला कीड़ा था, वो जो हम शुरू से करते आ रहे थे कॉलेज टाइम और उसके पहले भी स्कूल में भी, वो ही परस्यू करना। तो मुझे लगा कि यार क्या कर सकते हैं, ऑप्शन क्या है। तो जनरली क्या होता है, हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं विदिशा के छोटे जगह से सोच रखते हैं। तो हमें लगा कि यार गवर्नमेंट सर्विस इज द ऑप्शन। या तो तुम स्टेट PCS दे दो या UPSC दे दो और मतलब जिंदगी सफल हो जाएगी। तो उसकी तैयारी के लिए हाँ, तो मैंने रिजाइन किया वहां से और मैं आया दिल्ली। भैया तैयारी करेंगे। 1 साल तैयारी की मैंने और एग्जाम दिया भी और मेंस लिखा भी। लेकिन उस दौरान हमें एक सब्जेक्ट होता है मेंस में, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस। तो उस समय पता चला कि सिविल सोसाइटी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने में इंडिया में और एंटायर वर्ल्ड में भी। तो उस दौरान मेरी बचपन बचाओ आंदोलन में एक वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी चालू हुई। मैं वॉलंटियर करना चालू हुआ। मैं समझा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या है, बच्चों के अधिकार, चाइल्ड राइट्स क्या है, UNCRC क्या है, इस तरीके से बहुत छोटी मोटी चीजें मैं समझा। उनके साथ काम किया, एक लंबा अंतराल एज अ वॉलंटियर उनके साथ काम किया। फिर जब पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया, मेंस नहीं निकला और मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आइदर राइट UPSC और स्टेट PCS अगेन for getting into the system, or you have one opportunity that you can directly start serving into the system by the means of civil society. तो किस्मत से उस समय एक पोजीशन खाली हो गई बचपन बचाओ आंदोलन में और मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद 3-4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए और मैं सेलेक्ट हो गया। मेंस का थोड़ा सा नॉलेज था तो उसने बहुत हेल्प किया मुझे। तो दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन। फिर 2 साल लगभग मैंने बचपन बचाओ आंदोलन के साथ काम किया और अब 1 साल में इस साल मैं कैलाश सत्यार्थी के साथ काम करता हूं।
काम कर रहा है। ओके यार, मेरे को ना, हालांकि ये मेरे को पहले से पता है कि ये इन सब चीज़ों में ही काम कर रहा है। माय पॉइंट इज, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती है, सोच नहीं पाता मैं कि जो ये बचपन बचाओ आंदोलन है या जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं जो काम कर रहे हैं, ये बच्चों को अपग्रेड करने में और बच्चों को मतलब जहाँ होना चाहिए वहाँ करने में ये लोग काम करते हैं। माय पॉइंट इज कि ये एक जो गैप होता है कि गवर्नमेंट भी ये काम करने की कोशिश करती है और एक फाउंडेशन भी यही काम करने की कोशिश करता है। मतलब गवर्नमेंट भी ये वाली बात बोलती रहती है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, लॉज होते हैं जो गवर्नमेंट ने भी कुछ सोच कर बनाए हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ पीछे रह जाती है जिसके कारण ऐसी फाउंडेशंस को आगे आना पड़ता है? ये थोड़ा बता पाएगा क्या? एक्चुअली ना, हम जब भी देखो, एक्चुअली सिस्टम्स ऐसे क्रिएट होते हैं कि उनके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स हैं। जब भी हम एक तरफ से देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये हमारा व्यू है और ये हमारे लिहाज से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप उसके अंदर घुसोगे, जब आप उसको बर्ड आई व्यू में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं उनको जिस पे काम करना रहता है। जैसे अगर मैं एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एरिया पे काम कर रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि सरकार सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन एरिया पे ही काम करे, क्योंकि वो मेरी प्राथमिकता है, वो मेरी प्रायोरिटी है। बट गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, उन्हें भी अपना सिस्टम पूरा चलाना है, तो पीछे रह जाते हैं एग्जीक्यूशन में। जैसे हमने लड़ के जुवेनाइल जस्टिस कानून बनवा दिया या उसमें अमेंडमेंट्स करवा दिया या पॉक्सो में अमेंडमेंट्स करवा दिए, लेकिन क्या वो उस इंटेंसिटी से उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं? क्या उनको उतनी नॉलेज है भी कि चीजें हो रही हैं? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी चीजें, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन एक सिंपल सा केस है जमालो मकड़म का। ये बच्ची तेलंगाना के चिली फील्ड्स में चाइल्ड लेबर थी, मतलब बाल मजदूरी करती थी खेत में, मिर्ची के खेत में। लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो गया तो उनके जो मालिक थे उन सभी लोगों ने उनको धुतकारा कि भाई निकलो, आप घर पर जाओ, जो भी है, क्योंकि उनने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं। अब जो अथॉरिटीज थी उनके पास भी ना तो नॉलेज था, ना वो उतने कंपैशनेट थे या सिंपैथेटिक थे कि उस पर कुछ किया जाए। वो बच्ची बेचारी पैदल चलने लगी तेलंगाना से छत्तीसगढ़। अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, गवर्नमेंट के सारे स्टेक होल्डर, पुलिस हो गई, SDM, हाँ, मतलब सभी लोग। ठीक है। वो बेचारी बच्ची पैदल चलती है अकेली और छत्तीसगढ़ में अपने गांव से 150 किलोमीटर पहले भूख से और डिहाइड्रेशन से मर जाती है रोड पे। ओके। तो ये सिर्फ एक पहलू था। अब ये एक केस की हम बात कर रहे हैं, ऐसे लाखों केस हुए होंगे और हुए हैं जिसकी रिपोर्ट हमारे पास डेफिनेटली आती रहती है और हम जितना हो सकता है उतना हेल्प करते हैं लोगों को। लेकिन आप अगर कोई चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब आपने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया, उसमें आपकी बच्चे प्राथमिकता नहीं थे, लेबर्स प्राथमिकता नहीं थे। बहुत लंबे अंतराल के बाद जब ये प्रॉब्लम्स हम जैसे लोगों ने उजागर करी और भी संगठनों ने उजागर करी, तब सरकार को समझ में आया कर ये तो गलती हो गई। फिर आप स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाते रहो या स्पेशल अरेंजमेंट करते रहो, वो जो मरना था व्यक्ति तो वो तो मर गया ना। जो परेशानी जिसको झेलनी थी वो झेल रहा ही था, जो बच गया उसमें वो बच गया, नहीं तो फिर किसी का पता नहीं। आप और हम बढ़िया खुश हैं क्योंकि हम अभी बैठ के जूम चैट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की 80% पॉपुलेशन, 80 तो खैर मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन 50 से 60% पॉपुलेशन ये चीजें झेल रही है आज भी। और ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखो सरकार ने सबको सिमिलर प्रॉमिस किया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो हम बात करते हैं, हम सभी की बात हो रही है यहाँ पे। तो उस संदर्भ में, उस प्रायोरिटी में हमेशा बच्चे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे अबोध होते हैं, छोटे होते हैं, वो वोट बैंक नहीं है। उससे क्या फायदा होगा पॉलिटिशियंस को? बच्चे खास करके मजदूरों के बच्चे, अगर एक और स्पेसिफाई किया जाए। नहीं, अब मैं इसमें एक और पॉइंट तेरे को बताऊं। जैसे आज के टाइम पर एक ICPF एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड, साउथ एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन का फंड है। उसने एक रिपोर्ट लॉन्च करी अभी 22 जैसे लॉकडाउन हुआ था तो 26-27 मार्च या अप्रैल में उसने एक रिपोर्ट लॉन्च करी। उसने कहा कि इंडिया में जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ तो पोर्नोग्राफी का कंजम्पशन 200% बढ़ गया। ठीक है। अब और उसमें भी कीवर्ड्स अगर आप देखोगे तो बिलो 16 इयर्स, चाइल्ड पॉर्न, रेप, इस टाइप के कीवर्ड्स बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए, व्हिच इज टेलिंग कि हम सब घर पे बैठकर अपना ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं। सही बात है। पॉक्सो कानून में ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज भी एक टाइप का सेक्सुअल अब्यूज है, पोर्नोग्राफी भी एक टाइप का सेक्सुअल अब्यूज है बच्चों के लिए।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों के, सिर्फ गरीबों के या मजदूरों के बच्चे इस तरीके से झेल रहे हैं सारी चीजें, अमीरों के बच्चे दूसरे डायमेंशन में झेल रहे हैं। हाँ वो सही बात है, मतलब नहीं, जैसे जो गवर्नमेंट वाली जो बात आई थी ना कि गवर्नमेंट बच्चों को छोड़ देती है, क्योंकि इन जनरल ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक प्लेन है, प्लेन अगर कहीं ऐसा इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो सबसे पहले बोला जाता है महिला और बच्चों को पहले बाहर निकाल दो, फिर मर्द निकलेंगे बाहर। मतलब मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा था कि महिला और बच्चों को उस जगह तो बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है उसमें वो अमीरों के बच्चे या मिडिल क्लास के बच्चे वो फिर भी सेफ हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो मजदूर हैं या मजदूरों के बच्चे हैं, जैसे अभी मैंने 1-2 दिन पहले एक जो वीडियो बनाया था ज्योति कुमारी करके, जो 15 साल की बच्ची थी, वो अपने पिता को साइकिल से लेकर बिहार निकली थी गुड़गांव से, 1200 किलोमीटर उसने भी साइकिल चलाई, उसको भी झेलना पड़ा, सीधी सी बात है, पर ठीक है उसने जो भी हिम्मत दिखा दी उसके कारण हो गया। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अच्छा दोनों का, मैं सॉरी बीच में तेरे को काट रहा हूँ, उस केस में अपडेट यह है कि लड़की ने मना कर दिया कि नहीं मैं अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट करूंगी। न्यूज़ पढ़ी मैंने, उसको भी भरोसा नहीं था, उसको भी भरोसा नहीं था कि मेरा उद्धार होगा यहाँ पे। वो यार सही बात है, और एक्चुअली पता है मैंने ना लास्ट के 2 वीडियोस बनाए, एक वो ज्योति कुमारी वाली बनाया था तो उसने मना कर दिया, और कल जो वीडियो बनाया था वो जो एक दिल्ली के जगतपुरी में आम वाले को लूट लिया और उसके 30,000 रुपए के आम लूट के ले गए, तो मैंने वो वीडियो बनाया, दोपहर में न्यूज आती है कि उसको 8 लाख रुपए का डोनेशन आ गया। अच्छा, लोगों ने उसको डोनेट करके, तो उसका जो 30,000 था वो मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति का तो वो हो गया, तो मुझे लगा कि शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सब लोग अपोजिट रिएक्ट कर रहे हैं जिनके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे तूने बताया बीबीए के बारे में और तू कैसे गया बीबीए में, ठीक है, अब ये बता कि जैसे अपना ये जो वीडियो अपन लोग बना रहे हैं ये भी कुछ लोग देखेंगे, अब मुझे नहीं पता कितने लोग देखने वाले, ठीक है, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग ना तेरी है ना मेरी है, लेकिन जो लोग हैं जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे सत्यार्थी जी को ज्वाइन करना चाहिए उनको, या बिना ज्वाइन करे वो कैसे बच्चों के लिए हेल्प कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता पाएगा? देखो एक पहली चीज मैं तुमको बताऊं, हम लोग सब लोग फेल क्यों होते हैं और कहाँ पे होते हैं फेल। हम लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम को ना इग्नोर करते हैं, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है, तेरे और मेरे घर के आसपास भी बच्चे कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, करते ही हैं, हमने देखा है, हमने हर जगह देखा है, लेकिन हम वो ना आंख मूंद कर निकल जाते हैं वहां से। तू समझ रहा है? हम कभी भी उसके लिए स्टूड अप नहीं करते, अगर गलत हो रहा है तो हम कभी कुछ बोलते नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि हमारा दिल कंपैशनेट नहीं है लोगों के प्रति, ह्यूमंस के प्रति, ह्यूमन राइट्स के प्रति। जैसे अगर मान ले कि तेरी बहन के साथ या तेरे परिवार वालों के साथ कुछ गलत होता है, तभी तुझे एक्शन लेने का वो होगा कि नहीं अब मेरे परिवार के साथ हो गया तो क्या। लेकिन जो और दूसरा सामने वाला व्यक्ति है वो भी तुम्हारा, अगर तुम एक्सटेंडेड परिवार मानो तो तुम एक्शन लोगे। तो एक पॉइंट तो ये है कि अगर आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो तो आपको संगठन, लोगों की जरूरत एक बहुत लेवल के बाद पड़ेगी। पहले आप खुद ही बहुत कुछ कर सकते हो, पहले आप खुद ही बहुत कुछ कर सकते हो। अगर मेरे घर के पास अगर कहीं चाइल्ड लेबर है और मैं उस बच्चे को रिहेबिलिटेट कर सकता हूँ, उसका एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता हूँ, उसको काम से हटवा सकता हूँ, उसके एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकता हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। देखो देश में, दुनिया में आंकड़ों के हिसाब से 152 मिलियन चाइल्ड लेबर्स हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में। हाँ पूरी दुनिया में, और लगभग 3 बिलियन यूथ हैं, ठीक है, यूथ। तो अगर एक यूथ भी ये प्रण करता है कि मैं सिर्फ एक जिंदगी संवारूंगा, मेरे को ज्यादा नहीं कर चाहिए, ठीक है, एक को ही बस वो स्पॉन्सर कर दे, एक को ही बस वो एजुकेट कर दे, एक को ही बस वो विषमता से निकाल दे, उसका काम हो गया, ज्यादा नहीं करने की जरूरत। तो उनका एक प्रोग्राम है 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन, तो ये इसी एस्पेक्ट में बात करता है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए, हमारे कंप्लेंट सेल नंबर है 1800102722। आप वहाँ कॉल कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी इन्फो पर ईमेल में लिख सकते हो जो इशू है, आसपास का प्रॉब्लम है, चाइल्ड प्रोटेक्शन। ये जो सारी डिटेल्स बताना ना, ये अपन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो थोड़ा लोगों को अगर बिल्कुल कनेक्ट करना होगा तो वहां से डिटेल निकाल। बिल्कुल, आप हमारे साथ वॉलंटियर कर सकते हो, आप हमारे साथ एज अ वॉलंटियर जुड़कर अपने जगह पर, जहाँ शहर में जिस जगह पर हो वहाँ पर एम्बेसडर बन सकते हो। करने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये है कि पहले आप डिटरमाइंड हो जाइए कि नहीं भैया इस बुराई के खिलाफ खड़े होना है, उसके बिना नहीं होगा। बातें करते करते फोन खिसकने लगा था, मैंने कहा कोई बात नहीं। हाँ तो
तो मतलब एक जैसे जो अभी तूने जो बात बोली कि जैसे हमारे घर के आसपास कोई चाइल्ड लेबर है, तो अपन जिस शहर से आते हैं विदिशा से, वहां पर अपने को ऐसा देखने को बहुत मिलता है अपने आसपास, मतलब ऐसा कोई अपन बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स या बिल्डिंग्स वाले छोटा सा शहर है। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके हिसाब से मैं बात करूंगा कि ना जैसे मान ले मेरे घर के पास में कोई एक बच्चा है जो काम कर रहा है और उसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मतलब पड़ोसी है वो मेरा, ठीक है। और अभी लेकिन मुझे पता है कि ये काम क्यों कर रहा है, मुझे उसकी मजबूरी पता है कि इसके घर में एक कमाने वाला भी यही है और कोई और है नहीं। और मैं पता चलता है कि मैं उसको, तुम लोगों को फोन लगा के बोलूं कि भाई इसको सही करो, तो तुम उसका काम भी छुड़वा दोगे। मतलब मेरा ऐसा थॉट है, मैं वो बताऊंगा। और बहुत लोगों का हो सकता है, बहुत ही सही एग्जांपल है और ये एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है। हाँ हाँ, बोल बोल। मैं तेरे को जवाब देता हूँ इस पे। देखो क्या होता है कि वो एक बहुत अच्छी कहावत है कि वो क्या है कि वो आधा ज्ञान जो होता है वो विनाशकारी होता है ना। तो ये आधा मतलब मेरे पास विनाशकारी है। हाँ, तो दिक्कत यही है, तुम्हारे पास नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सरकारों के पास आधा ज्ञान है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके पास भी इतना पूरा ज्ञान नहीं है। अच्छा। जब आप स्टेट की बात करते हो तो वहां पर एक कानून है, उसमें उसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ओके। हर बच्चा, आर्टिकल 23, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए, आर्टिकल 23, आर्टिकल 32 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऐसे सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, व्हिच मींस कि अगर राज्य या मतलब स्टेट बोला तूने, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, राज्य वैसा स्टेट। हाँ ठीक है। तो अब तो जैसे अगर वो बच्चा वो सोल कमाने वाला है, ब्रेड अर्नर है अपने उसका, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चा है, हाँ ठीक है, इसके लिए राज्य स्टेट ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो कानून जो पारित किया है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर बच्चा काम कर रहा है तो उसको रिहेबिलिटेशन मिलता है। रिहेबिलिटेशन मतलब हर टाइप का, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशन। ओके। अगर उसके पास स्कूल वो नहीं जा रहा है तो सरकार का ये काम है, जो कि सिविल सोसाइटी की मदद से वो कराती है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए उसको स्कूल में भर्ती कराएगी। उसके इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन के लिए जो उसका क्लोज परिवार वाला आदमी है, चाहे माँ हो, भाई हो, बहन हो, जो सर्टेन एज क्रॉस कर चुके हैं, उनको वो नौकरी प्रोवाइड कराएगी ताकि उस बच्चे को काम नहीं करना पड़े। ठीक है। जब वो स्कूल में जाता है तो उसका एजुकेशन, उसका खाना पीना, किताबें, खर्चा वर्चा वो स्टेट बियर करता है। बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो कि उनकी एजुकेशन भी स्पॉन्सर करते हैं। हम खुद इसके एग्जाम्पल हैं। हमारा खुद संगठन जो है वो काफी सारे बच्चों को स्पॉन्सर करता है उनकी एजुकेशन के लिए, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसे तमाम संगठन हैं देश में जो ये कर रहे हैं। तो ये देखो, प्राथमिकता ये नहीं है कि उसको तुम आज 1 महीने का खाना दे दो। प्राथमिकता ये है कि उसको इतना एम्पावर कर दो कि उसको तुम्हारी वो एग्जैक्टली जरूरत ही ना पड़े। मैं तुझे कैलकुलेशन बताता हूँ, तो कैलकुलेशन देख कि अगर एक चाइल्ड लेबर आज के समय में 3,000-4,000 रुपए कमा रहा है, जबकि मिनिमम वेज मध्य प्रदेश का मुझे नहीं पता 9,000-10,000 के आसपास होगा, दिल्ली का 13,400 कुछ रुपए है अनस्किल्ड लेबर का। ओके ठीक है। और अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो और बढ़ जाता है, मतलब 13,000 रुपए आपको मिनिमम मिला। हाँ, ये जो तूने अमाउंट बताया 13,400 रुपए, ये बहुत से लोगों की, अच्छे खासे इंजीनियर्स की बेसिक सैलरी होती है। हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली ये ना कि हमारे लेबर लॉस इतने स्ट्रिक्टली से फॉलो नहीं होते, तगड़े नहीं है, सही बात, तगड़े हैं, फॉलो नहीं होते। अब जैसे अब तू खुद सोच कि एक बच्चा अगर 12, 13, 14 साल की उम्र में 3,000 रुपए कमा रहा है, ना तो वो कुछ सीख रहा है, ना उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका हेल्थ नहीं डेवलप हो रहा है, ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। जब वो 18 साल के बाद जब एक्चुअली काम करेगा, कारीगरी करेगा, जो भी करेगा, वो कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा कि वो अपने पूरे परिवार को पॉवर्टी से निकाल के लेकर आए। तब तक उसके बच्चे भी हो चुके होंगे, शादी हो जाएगी, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स चलते हैं, बढ़ जाएंगे। सही बात है। तो भाई हमारा अल्टीमेट रोल तो ये था ना कि हम पॉवर्टी से बाहर लेकर आए, इंडिपेंडेंट करें, स्ट्रेंथन करें। लेकिन वो जो विशियस साइकिल और ट्रायंगल में जब वो फंसेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर और पॉवर्टी की, वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो बेसिकली निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों को वहां से। तो एक चीज और मैं सॉरी बीच में बोलना चाहूंगा कि आप इस चीज का नाम ध्यान रखिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी।
हर जिले में एक अच्छा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, जो जे एक्ट ने ही इसको बनाया है। इसमें ये बेसिकली सरकार का ही एक अंग है जो कि इन सारी चीजों को देखता है। तो अगर जैसे मान लीजिए आपको ऐसा कोई बच्चा मिला, तो आप कंप्लेंट कर दीजिए सीडब्ल्यूसी को, पुलिस को और दूसरे विभागों को। वो उसको सीडब्ल्यूसी में लेकर जाएंगे, सीडब्ल्यूसी उसके सारे रिहेबिलिटेशन का इंतजाम करेगी। सरकार ने, व्यवस्था ने ऐसा कर रखा है, लेकिन क्योंकि जानकारी नहीं है लोगों को, और हर डिस्ट्रिक्ट में सीडब्ल्यूसी होती है। ओके। तो विदिशा में भी, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, हर विदिशा में भी होगी। विदिशा में भी है। ओके। तो मतलब बेसिकली अभी जितने भी एक नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों का मेन काम यही है कि अगर कोई बच्चा ऐसा मिलता है तो उसको रिपोर्ट करें। सीडब्ल्यूसी में कर सकते हैं तो वहां करें, रिपोर्ट करें और फॉलो अप करें। रिपोर्ट करके भूल नहीं जाए, फॉलो अप भी करें। फॉलो अप करना भी इम्पोर्टेंट है, सही बात। हाँ, फॉलो अप करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो जैसे सीडब्ल्यूसी में रिपोर्ट ना करके वो सीधे सत्यार्थी जी के फाउंडेशन वगैरह में अगर वो रिपोर्ट कर देते तो भी फॉलो अप की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, फिर वो हमारी जिम्मेदारी है, फिर हम देखेंगे उसको। ओके। और एक वो चाइल्ड लाइन करके भी कुछ होता है ना? चाइल्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1098 उसका नंबर है। वो एक प्रॉपर पूरे देश का नेटवर्क है, एक हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पर आप कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और उनसे फॉलो अप भी ले सकते हो कि उस बच्चे का क्या हुआ। और दोनों केस में, सत्यार्थी जी का केस है या ऑर्गेनाइजेशन का केस है, सभी का है, वो सिर्फ चाइल्ड लेबर एक मुद्दा नहीं है, उनके चाइल्ड प्रोटेक्शन के बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जिसमें सेक्सुअल अब्यूज भी होता है, यू नो, ट्रैफिकिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, डोमेस्टिक लेबर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के सारे मुद्दे पे बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन काम करता है। ओके, सही है। मतलब थोड़ा सा लोगों को भी आगे आने पड़ेगा यार, सीधी सी बात है। मतलब हम हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते, या हर चीज, मैं तो बोल रहा हूँ फाउंडेशन पे भी नहीं छोड़ सकते, लोगों को आगे आना पड़ जाएगा। अरे आपको समझाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। आप ऐसे आप कभी जाके इंटरेक्ट करिए किसी बच्चे से या किसी उस पेरेंट से, तो आप उसको कन्विंस नहीं कर पाओगे। आप कन्विंस नहीं कर पाओगे कि वो बच्चा, हाँ बोल क्या कन्विंस नहीं कर पाऊंगा? तो कन्विंस नहीं कर पाओगे कि उस बच्चे को काम पे नहीं भेजो। हाँ नहीं, वो सही बात है। मैं तेरे को वही बोल रहा था, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि उसका आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन यही हमारा रोल आता है ना, हमें वही फॉलो अप करना पड़ेगा, हमें बार बार उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैंने एक बार जब अपनी जो बात स्टार्ट हुई थी कि कॉलेज टाइम पर अपन लोग ये सब काम करते थे, तो जो अपना विदिशा का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर तूने देखा होगा, जैसे वो कमलेश का एक वीडियो वायरल हुआ था ना, जो वो सॉल्यूशन वगैरह लेके ड्रग्स ही बोलूंगा, मुझे पता भी नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही एक बच्चा था अपने वहां पर भी, वो जो टायर चिपकाने का जो ट्यूब होता है ना, वो रुमाल में लगा के सूंघ रहा था। तो तब नया जोश था, अपन लोग ठीक थे, तो मैं और मेरे साथ एक मेरा जूनियर था, हम लोगों ने उसको वो छुड़ा लिया, जो भी वो सॉल्यूशन वगैरह रखा था छुड़ा लिया। हमको नहीं पता था कि एक्ट कैसे करना, हमने छुड़ा लिया। उसने मस्त गालियां बकी हमको सबके सामने और लगा कि ये ना भीड़ इकट्ठी करने वाला है। तो फिर हमको वहां से निकलना पड़ा। अगर ठीक है, ऐसे काम नहीं करना है, अलग तरीके से काम करना है। तो अब लेकिन लोगों को अपन ने बता दिया है कि सीडब्ल्यूसी कमेटी होती है, आप वहां का कॉन्टेक्ट निकाल के रख सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट का। सेकंड चीज है 1098 जो चाइल्ड लाइन का नंबर है, और थर्ड चीज जो अपना जो सत्यार्थी जी का फाउंडेशन का नंबर है, बचपन बचाओ आंदोलन का नंबर है, वो अपन डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, डलवा देंगे वो अपन सारे, हाँ, नंबर वगैरह सारे डाल देंगे। और उसके अलावा भी अगर लोगों को लग रहा है कि कुछ डाउट्स हैं तो वो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आशुतोष खुद रिप्लाई करेगा। और आशुतोष की जो ऑफिशियल प्रोफाइल है यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आशुतोष रिप्लाई कर देगा आपको, है ना? बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में तेरी एज कितनी है बता पाएगा क्या तू टीवी पे? मतलब 26 साल, 26 इयर्स। तू भी 26 का, मैं भी 26 का हूँ। बातें अपन इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं ना कि लोगों को लग रहा होगा पता नहीं कौन से ब्रिगेडियर साहब आके बैठे हुए हैं। देश और दुनिया बदल देंगे भाई। हम ही सब कुछ चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं, थोड़ा जो छोटा छोटा काम हो जाता है, वही सबसे उम्मीद है कि छोटे छोटे काम करते रहो सब लोग, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट सोसाइटी में आ जाता है, कलेक्टिव इंप्रूवमेंट आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा ये होता है, इसके अलावा क्या करता है? ये तो हो गया जो अपने मेन स्ट्रीम में चलता रहता है काम। इसके अलावा क्या करता है? मैं जैसे इसके अलावा तुझे पता है क्या करता हूँ? इसके अलावा यार ऑफिस का काम चलता रहता है, खाना वाना बहुत बना रहा हूँ आजकल। जो भी डिश मन करता है बाहर रेस्टोरेंट से मंगाने का, वो आजकल घर पे बन रही है। उसके बाद बन रही है और फिर स्टार्ट आ जाती है वो। हाँ, गिटार बजा रहा हूँ, स्पेनिश के लेसन्स ले रहा हूँ और कविताएं लिख रहा हूँ। सुन मेरी बात सुन, ऐसा कुछ बोलना जो यहाँ कर सके। अभी गिटार बजवा दूं पता पड़े और तू ना बजा पाए, वो मत बोलना। कविताएं लिख रहा हूँ भाई, कविताएं लिख रहा हूँ, कविता लिख रहा हूँ, शुरू से लिखता हूँ, आज भी लिख रहा हूँ। कितने शुरू से लिख रहा है वैसे ये कविताएं? कब से लिख रहा है? 11वीं 12वीं शायद, जब मैं 11वीं 12वीं में था। देखो मैंने ऐसा सुना है कि क्या होता है कि
एक इंसान जब नॉर्मली चलता रहता है ना, मतलब अपनी जनरेशन के जो लोग हैं, वो कविता लिखना तब से शुरू करते हैं जब वो एक बार गालिब की मजार पे होके आ चुके होते हैं। नहीं, तो गालिब की तुम मजार पे मतलब तुम 11वीं 12वीं के टाइम से ही मतलब उस मजार से उठ चुके हो और अब जी तुमने कविता लिखना शुरू कर दी है। जी जी जी। ठीक है, तो अब एक काम करो कि अरे जो भी तुमसे तुम्हें क्या ऐसा छुपा लगता है, है, तुम ऐसी बातें करो, तुमसे क्या छुपा है। मुझे पता है, मैं लोगों को बता रहा हूँ। तो बता फिर, अभी कुछ लेटेस्ट में कुछ लिखा हो तो लोगों के लिए, जो कुछ मतलब जो ऐसा कुछ अभी जो मैंने भी ना सुना हो अभी तक। हाँ, मैं परसों एक वो लिख रहा था, एक कविता लिख रहा था, वो ना मतलब बेसिकली वो लड़की का परसेप्शन लिखा है मैंने, वो लड़की बोल रही है, लड़की सुना रही है, तो चल लड़की सुनाते का हैं। परसेप्शन है, हाँ बताना जरा। काफी काफी मतलब सालों कौन सी? बाद, काफी सालों, मुझे उम्मीद है मैं कुछ स्कूल की चीजें भी ऐड करना चाह रहा था उसमें, कि स्कूल का कुछ माजरा निकल के आया, मोहब्बत वाला टाइप्स ऐसा कुछ। अच्छा, उस कविता में तू ऐसा कुछ चाह रहा था? हाँ हाँ, तो मैंने ऐसा कुछ कोशिश करी है, सुनो, अभी बहुत रॉ है, बाकी पता नहीं आगे कैसी जाएगी, सुनाता हूँ। बताना। सच बताओ, ये लड़की कह रही है, ठीक है, किसी लड़के को याद करते हुए। सच बताओ, मतलब ठीक है। अबे सुन ले यार। हाँ हाँ, बता बता। डाउट आ गया था, हाँ बोल बोल बोल, हाँ। ये तू हर विजयन सर की क्लास में भी तू ये करता, तू जहां जहां गया तूने यही किया है, सुनने से पहले डाउट उठाता था। चल चल बोलना। सच बताओ, क्या हम्म तुमने कभी मांगा था अपने खुदा से मुझे। सच बताओ, क्या तुमने कभी मांगा था अपने खुदा से मुझे, मुसलसल बेइज्जत होने पर भी चाहा था मुझे। सच बताओ, वो क्लास में पहली बेंच मुझे खाली कैसे मिलती थी, तुम्हारी कॉपी के आखिरी पन्ने पर फ्लेम्स की गूदागादी क्यों रहती थी। वो हम करते थे फ्रेंडशिप लव, हाँ पता नहीं हाँ, क्या समझ क्या। गया। तो मेरे को आज तुम्हारी तक कॉपी के आखिरी पन्ने पर फ्लेम्स की गूदागादी क्यों रहती थी। सच बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते थे, या यूं ही दोस्ती की खातिर मेरा होमवर्क करते थे। तुम्हें मालूम कैसे था, तुम्हें मालूम कैसे था मैं किस रास्ते चलती हूँ, हम्म माँ के साथ कितने बजे रोज मंदिर निकलती हूँ। तुम्हें मालूम कैसे था मुझे गोलगप्पे का शौक है, मेरी सबसे पक्की सहेली पड़ोस की नवजोत है। तुम्हें मालूम था ना, पहली बारिश में नाचती हूँ मैं। तुम्हें मालूम था ना, पहली बारिश में नाचती हूँ मैं, श्रृंगार कर खुद को निहारती हूँ मैं। तुम्हें मालूम कैसे था कि माँ की डांट से रो देती थी मैं, पिताजी के मनाने पर ही चुप होती थी मैं। तुम्हें मालूम था ना, छोटी चीजों में खुश होती हूँ, अपनी डायरी सिरहाने रख कर सोती हूँ। जानते थे ना, मेरे ख्वाबों में सलमान आता है, मेरा दिल जाने क्यों नए लोगों से घबराता है। तुम्हें मालूम कैसे था, मैं रवि से प्यार करती हूँ, हर बार तुम्हारे इश्क को नजरअंदाज करती हूँ। बड़ी मुश्किल हुई होगी, बड़ी मुश्किल हुई होगी ना मुझको भूल जाने में, बड़ा दर्द सहा होगा ना ऐसे टूट जाने में। मगर इतने बरस बाद अब क्यों सब दोहरा रही हूँ मैं, मगर इतने बरस हम्म बाद अब सब क्यों दोहरा रही हूँ मैं, सोचते होगे ना तुम क्यों वापस आ रही हूँ मैं। वो अरे भाई। सारे खतों के जवाब, वो सारे खतों के जवाब जो दिए नहीं मैंने, सच्चे से रिश्ते जो कभी जिए नहीं मैंने, बताना था कि तुम्हारा हम्म गुस्सा आसमां से लड़ हम्म गया है अब। बताना था तुम्हारा गुस्सा आसमां से लड़ गया है अब। लगता है दुआ तुम्हारी कबूल हुई है अब। तुमसे दूर होकर भी तुम्हें ही याद करती हूँ, तुमसे दूर होकर भी तुम्हें ही याद करती हूँ। न जाने क्यों किसी और को अब ना चाह सकती हूँ, तुम्हें पाने की कोशिश भी नहीं चाहती करना, तुम्हें पाने की कोशिश भी नहीं चाहती करना, बस इसलिए, बस इसलिए तुम्हारी एक याद लिख रही हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब हम सोच रहे थे कि गालिब की मजार का कुछ माजरा है, तुम मतलब अलग ही लेवल पे जा चुकी हो। बहुत बहुत ही सही लिखी हुई है, मतलब कविता जो थर्ड पर्सपेक्टिव सोचा है ना तुमने। मतलब अपन इतना ज्यादा सुनते या समझते तो नहीं है, बट लेकिन मुझे बहुत फील हुआ। इसमें यह है कि देखो, हम कितना भी मना कर लें, एक होता है, हम्म, एक व्यक्ति होता है हर व्यक्ति के जीवन में जो एक बेंचमार्क सेट कर देता है मोहब्बत का, ठीक है। अच्छा। हाँ,
कि भाई इसने जितना प्यार किया है ना उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन वो जो बेंचमार्क सेट हो गया वो हो गया। उस बेंचमार्क को अगर कोई पार नहीं कर पाया तो ये सिचुएशन आती है जब वो याद करता है कि भाई यार ये इसने जो मोहब्बत की थी मुझसे, या वो नहीं मिल पा रही वापस। वो नहीं मिल पा रही भाई। तो ये वो सिचुएशन है। सही है, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट यार। तो ये आशुतोष ऐसे कविता लिखता रहता है और मैं पहले से जानता हूँ उसको। तो तेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे आई गेस ये सारी चीजें आती रहती है ना प्रॉपर टाइम पे। तो आशुतोष को अपने को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, उसका इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। और आई थिंक आज के लिए ये जो कॉन्वर्जेशन थी इस पॉइंट पर अगर हम इसको खत्म करें तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है खत्म करने, है ना? ठीक है, तो एक बार सबको बोल दो कि अच्छा सॉरी यार दोस्तों, ये अमित जो मेरा दोस्त है, ये ही इज द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन व्हिच आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। और चूंकि दोस्त भी है और बचपन का साथी है, नया नया कुछ करता रहता है, तो अभी इसने एक बहुत ही प्यारा ब्लॉग चालू किया है। और प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसका जो एक तरीका है, लहजा है चीज़ों को पढ़ने का, समझने का, इसका ह्यूमर बहुत अच्छा है, इसका वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, इसका कम्युनिकेशन का कंटेंट बहुत अच्छा है। तो आई एम एन आर्डेंट फॉलोअर एंड अ फैन ऑफ हिम एंड लेट्स होप कि बहुत 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 आगे बढ़े, बहुत आगे जाए। मेरी दुआ। बहुत एक दूसरे को अपन बेस्ट ऑफ लक देंगे और इसी के साथ आज का ये जो कम्युनिकेशन है या कन्वर्सेशन है इसको खत्म करते हैं। बिल्कुल।